हेलो, आवाज़ आ रही है सभी को? गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर हमने रेडबर्ग एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टार्ट किया था। ना उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा वेट कर लेते देन स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बामर सीरीज की जो फर्स्ट लाइन है, उस फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ क्या होगी निकालो। एंगस्ट्रॉम वाली यूनिट में निकालनी है वेवलेंथ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के फर्स्ट लाइन की बामर सीरीज के फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ निकालनी है एंगस्ट्रॉम वाली यूनिट।
नो प्रथम। यस यस करेक्ट है। निकिता एंगस्ट्रॉम में निकालो। नो शालिक। तो देखो करा देते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। अच्छा, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? इट इज 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। नाउ बामर सीरीज जो है उसके लिए लोअर ऑर्बिट क्या रहता है? लोअर ऑर्बिट होता है 2 बामर सीरीज के लिए, मतलब n1 हो गया 2। बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन जो है वो 3 से 2 आती है, मतलब हायर ऑर्बिट। 1/λ इक्वल टू r की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁷, जैसे मैंने बताया मीटर स्क्वायर माइनस 1/n2² मतलब 3²। तो ये हो गया अपने पास 1.1 इंटू 10⁷। तो लैम्बडा यहाँ से क्या है? 0.1 एंड नीचे ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये वो लैम्बडा से आता है, लैम्बडा निकाल 10⁻⁻⁷ डिवाइड बाय 5 तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसको हम कैंसिल आउट तो 72/11 कितना हुआ? इट इज 6.56 इंटू 10⁻⁻⁷। तो ये मीटर में आ रहा है,
6.56 इंटू 10⁻⁻⁷ किस आ रहा है मीटर में। हमें एंगस्ट्रॉम वाली यूनिट में चाहिए, तो क्या करें, एंगस्ट्रॉम यूनिट के लिए क्या करें, मीटर से एंगस्ट्रॉम कन्वर्ट करने के लिए 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एंगस्ट्रॉम वाली यूनिट में क्या आ जाएगा, ये 6560 एंगस्ट्रॉम कह रहा हूँ। ठीक है, 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमें मीटर से किस में कन्वर्ट करना है, एंगस्ट्रॉम में। तो 6560 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। अतिकेश, ये हमारे पास फॉर्मूला है। नाउ बार सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट क्या होता है, लास्ट लेक्चर में बताया, बार सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट होता है 2, और बार सीरीज की फर्स्ट लाइन कहाँ से आएगी, वो 3 से 2 आएगी। तो हायर ऑर्बिट 3 हो गया, तो लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पर 2 स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 3 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 स्क्वायर मतलब 9। तो 4 और 9 का जो एलसीएम है वो 36 आएगा। तो जब हम यहाँ पर 36 एलसीएम लेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये 5/36 हो जाएगा। तो ये 5/36 हो गया। तो ये 1/λ आया। लैम्बडा क्या होगा, इसका उल्टा। तो लैम्बडा इसका उल्टा होगा, मतलब 36 ऊपर हो गया और ये वाला पार्ट नीचे हो गया। ये 1.1 का पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 लग जाएगी। इसके अलावा 10⁻+7 नीचे से ऊपर जाएगा तो -7 हो गया। तो ये 360/5 जो है ये आता है 72। तो 72/11 कितना आया, ये आया 6.56 इंटू 10⁻⁻7 है। तो ये मीटर में आ रहा है। मीटर को एंगस्ट्रॉम में अगर कन्वर्ट करना है तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आर का वैल्यू है, लास्ट लेक्चर में बताया हमने 1.1 इंटू 10⁻7। लेक्चर के बाद नोट्स पढ़ा करो। आगे चले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन series limit of Partian series of hydrogen spectrum। स्पेक्ट्रम जो है पार्शियन सीरीज का सीरीज लिमिट वेवलेंथ बताओ, यूनिट एंगस्ट्रॉम ही लेना है। सालिक मीटर से एंगस्ट्रॉम अगर करना है तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अगर मीटर टू एंगस्ट्रॉम करना है तो, सॉरी एंगस्ट्रॉम टू मीटर करना है तो उल्टा लिख दिया मैंने। एंगस्ट्रॉम टू अगर मीटर करना है, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम में करना है तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई, और 1 मीटर इज 10⁻+10 एंगस्ट्रॉम। तो अगर मीटर से एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻+10 से मल्टीप्लाई। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, यहां पर भी आंसर एंगस्ट्रॉम में ही डालना।
लक्ष्मी लास्ट लेक्चर में बताया था ना उन्होंने एंड में कि किसी भी सीरीज का लास्ट लाइन का जो वेवलेंथ है इट इज कॉल्ड सीरीज लिमिट वेवलेंथ। नो प्रथम रॉन्ग है। ऋतिकेश रॉन्ग है वो भी।
Yes, Pratham, now it is correct. Okay, so disconnect. Wrong. Okay. Question determine the limit wavelength of series of hydrogen spectrum. तो देखो 1/λ is equal to r into 1/n1² minus 1/n, ठीक है। नाउ पास्चन सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट क्या रहता है लाइमन बामर पास्चन, है ना। लाइमन के लिए लोअर ऑर्बिट इज 1, बामर के लिए 2 एंड पास्चन के लिए 3। वॉइस ब्रेक। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, ये क्लियर है? क्लियर है ना अभी? अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या? ओके ठीक है, तो वाईफाई का प्रॉब्लम है, रुको मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर देते हैं। अभी वॉइस क्लियर है क्या?
अभी भी क्लियर नहीं है? अभी तो मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया, क्लियर होना चाहिए। नहीं है क्या अभी भी क्लियर? एक मिनट रुको। क्लियर है ना अभी? अभी भी ब्रेक हो रहा है? वॉइस इज क्लियर ना? ओके ठीक है। तो पास्टियन सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट जो है ये क्या होता है? 3 होता है। ठीक है। एंड अब देखो, हमने बात की है सीरीज लिमिट वेवलेंथ की। तो सीरीज लिमिट वेवलेंथ हमने क्या बताया था? लास्ट लाइन का वेवलेंथ। तो लास्ट लाइन कहां से आता है? लास्ट लाइन आता है इन्फिनिटी से। सो हायर ऑर्बिट हो गया अपने पास। ओके। सीरीज लिमिट वेवलेंथ मतलब किसी भी सीरीज की लास्ट लाइन की वेवलेंथ। तो लास्ट लाइन कहां से आता है? इन्फिनिटी से आता है ना। तो इन्फिनिटी से आता है। और लोअर ऑर्बिट क्या होना चाहिए? 3, बिकॉज हम पास्ट टाइम सीरीज की बात कर रहे हैं। तो 1/λ इज इक्वल टू आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आर की वैल्यू क्या है? इट इज 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1/n1²। n1 कितना है? 3। तो उसका स्क्वायर माइनस 1/n2²। n2 हो गया इन्फिनिटी ना। 1/∞² क्या होगा यार? 1/∞² क्या हुआ? 0 हुआ ना। तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। 1/∞² हो गया 0। तो क्या आ गया? दिस इज 1.1 इंटू 10⁷ डिवाइड बाय 3² 9। तो यहाँ से लैम्बडा क्या आएगा? लैम्बडा हो गया अपने पास 9, उल्टा कर देंगे तो 9/1.1 इंटू 10⁷। नाउ ये 1.1 का अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या आ गया? 90/11 करना है। तो 10⁻+10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर। क्लियर है? 9 कैसे आया? अति के 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 9 ही होता है ना, या कुछ और होता है? यस सालिक, 1/∞ को 0 ले सकते हैं ना। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर। तो 1 को जब बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है।
हो गया सबका? नाउ तो ये हमारे पास था रिडबर्ग एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब इसके बाद बोर ने भी स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, बट वो किसी भी यूनिइलेक्ट्रॉनिक के स्पेक्ट्रम की बात कर सकता है। रिडबर्ग जस्ट हाइड्रोजन की बात कर रहा था। तो बोर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, बोर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो देखो बोर क्या बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू बोर, इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट N2 to lower orbit N1 by emitting फोटोन, फोटोन मतलब स्पेक्ट्रल लाइन ही हो गई एक तरह से। तो बाय एमिटिंग फोटोन या स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, देन तो हायर ऑर्बिट में उसका एनर्जी हो गया En2। फिर उसने क्या किया, उसने फोटोन एमिट किया। ठीक है, तो उसका एनर्जी कम हो गया। कितना कम हुआ यार? उसका एनर्जी कम हो गया Hc बाय लैम्बडा। तो हायर ऑर्बिट में N2 एनर्जी था, फोटोन एमिट हुआ तो Hc बाय लैम्बडा एनर्जी कम हो गया, मतलब फोटोन के एनर्जी के इक्वल वाला एनर्जी कम हो गया। नाउ ये अभी किसके इक्वल हो गया एनर्जी? ये अभी लोअर ऑर्बिट के एनर्जी के इक्वल, बिकॉज इसमें उसने जंप किया। तो पहले हायर ऑर्बिट में था उसका एनर्जी, फिर उसने एनर्जी लॉस किया, तो इतना एनर्जी माइनस कर देंगे जो कि फोटोन का एनर्जी है। और अभी ये एनर्जी किसके इक्वल होगा? लोअर ऑर्बिट के एनर्जी के इक्वल होगा। तो यहाँ से एच सी बाई लैमडा क्या आया? यहाँ से एच सी बाई लैमडा जो है वो आ जाएगा En2 माइनस En1। ठीक है, नाउ व्हाट इज एच सी बाई लैमडा? तो एच सी जो है इसका वैल्यू, एच सी बाई लैमडा का वैल्यू क्या रहेगा जूल में निकालेंगे तो एच सी जो है ये अपने पास होता है 2 × 10⁻⁻25 डिवाइड बाय लैमडा। इसके अलावा En2 क्या हुआ? सो En2 जूल में कितना आएगा? तो इट इज 2.18, सॉरी 21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, ऑब्वियसली नेगेटिव साइन था, माइनस 21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। ये आया। ठीक है, नाउ आगे सॉल्व करेंगे, पहले लिख लो। तो हमने हायर ऑर्बिट N2 में से लोअर ऑर्बिट N1 का एनर्जी माइनस किया, तो ये ऑब्वियसली फोटोन का एनर्जी की इक्वल आया। नाउ आगे चलेंगे, पहले लिखो ये।
हो गया सबका? तो ना यहाँ से सर फॉर्मूला रीड करके बताओ ना, कौन सा फॉर्मूला भाई? En2 minus hc by lambda is En1, then hc by lambda is equal to En2 minus En1. hc का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 2 इंटू 10⁻⁵ 25, और ये हो गया En2 का वैल्यू 21.8 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, एंड ये भी वही है बट जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर हो गया है। नाउ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आगे क्या आएगा ये, सो इट इज 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइड बाय लैम्बडा, ऑब्वियसली लैम्बडा मीटर में होता था, इज इक्वल टू 21.8 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। ये हम कॉमन ले लेंगे, और ये देखो माइनस माइनस जो है क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये वाला पार्ट पहले आएगा। ये चलो इसको पहले हम माइनस माइनस वाले पार्ट को पहले प्लस करके लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 21.8 इंटू 10⁻⁻19 एंड जेड स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, तो बचा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो यहाँ से 1 बाय लैम्बडा क्या हुआ, इट इज 21.8 इंटू 10⁻⁻19 divided by 2 into 10⁻⁻25 into z square into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, ठीक है। तो अब देखो ये वाला पार्ट अपने पास एक कांस्टेंट आ गया जिसको हम r लिखेंगे, तो ये कांस्टेंट जो है ये उतना ही रहता है जितना रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू था, ठीक है। सो अभी ये फॉर्मूला जो है रिडबर्ग जैसा ही फॉर्मूला आ गया, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ गया, जेड स्क्वायर आ गया, ओके। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ गया है, जेड स्क्वायर आ गया, ओके। तो ये N2 स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला जो है लास्ट में ये सेम वैसा ही आ गया जैसा अपना पहले वाला फॉर्मूला था, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, जेड स्क्वायर है, ठीक है। सो ये जो फॉर्मूला है ये हम देखो, रिडबर्ग वाला जो फॉर्मूला था वो जस्ट किसके लिए एप्लीकेबल था, रिडबर्ग वाला फॉर्मूला जो है वो जस्ट हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल था। ये जो फॉर्मूला है किसी भी यूनि इलेक्ट्रॉनिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस कैन बी यूज्ड फॉर एनी यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्थिति, ठीक है। तो किसी भी यूनि इलेक्ट्रॉनिक के लिए अप्लाई इसको किया जा सकता है। वो जो रिडबर्ग वाला फॉर्मूला था वो जस्ट हाइड्रोजन के लिए था, बट ये फॉर्मूला किसी भी यूनि इलेक्ट्रॉनिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से बोर जो है वो भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। यस लक्ष्मी, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 हो गई, तो एकदम फॉर्मूला रिडबर्ग वाला ही हो गया।
लिख लिया सबने? अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ पार्शियल सीरीज फॉर B3 पॉजिटिव। तो बेरिलियम 3 पॉजिटिव जो है उसका पार्शियल सीरीज का सीरीज लिमिट वेवलेंथ निकालना है। नहीं, प्रथम चेक करो फिर से। यस लक्ष्मी, करेक्ट है। स्टूडेंट्स, करेक्ट है।
ओके सो देखो क्या है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम हमने कराया था अभी, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर B3 पॉजिटिव है, ठीक है ठीक है। सो R इंटू जेड स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। नाउ R इज 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू Z1 स्क्वायर मीन B3 पॉजिटिव, बेरिलियम का जेड कितना होता है, 4 होता है ना, सो 4 स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जो कि क्या है, इंफिनिटी। तो वैसे 1/∞ स्क्वायर तो हो गया अपने पास 0, तो 1/λ इज इक्वल टू क्या आया, 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 16/9, कि अगर हमें लैम्बडा निकालना है तो इट विल बी 9/16 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁷, ये मीटर में होगा। तो अगर हमें इसको आगे लेना है तो ऑब्वियसली 1.1 वाला पार्ट जो है, इसका पॉइंट ऊपर लेके जाएंगे तो इट इज 90 डिवाइड बाय 16 इंटू 11 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये हमारे पास आ जाता है 0.511 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम में क्या आ जाएगा, इट इज 511 एंगस्ट्रॉम। तो 511 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाए। अच्छा कौन सा सीरीज होगा ये, सॉरी कौन सा रीजन होगा ये, 511 एंगस्ट्रॉम कौन से रीजन में आएगा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला टाइम पे मैम ने आई थिंक तुम्हें बताया होगा, या फिर अगर नहीं बताया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले पार्ट में देखो बुकलेट में एक टेबल दिया हुआ है, तो टेबल में देखो 511 कौन से रीजन में लाई करता है, 511 टेबल में देखो कौन से रीजन में लाई कर रहा है, 511 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले पार्ट में देखो बुकलेट में। यूवी रीजन में कर रहा है, कौन से रीजन में लाई कर रहा है ये, यूवी रीजन में लाई कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले वहां पर अगर तुम देखोगे तो ये यूवी रीजन में लाई कर रहा है। अब देखो इंफ्रारेड तो तुम बोलोगे सर, सॉरी पार्शियल सीरीज तो तुम बोलोगे सर आपने इंफ्रारेड बताया था, लेकिन वो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का जो पार्शियल सीरीज है वो इंफ्रारेड में है, लेकिन बाकी का अगर तुम पार्शियल सीरीज देखोगे तो डिफरेंट रीजन में आ सकता है। जैसे हमारे पास B3 पॉजिटिव का जो है वो किस में आ रहा है, ये वाला यूवी रीजन में आ रहा है, ठीक है। तो हमने जो रीजन तुम्हें बताए थे वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रीजन थे, याद रखना। लाइमन सीरीज का यूवी रीजन बताया था, विजिबल सीरीज सॉरी बामर सीरीज का विजिबल रीजन बताया, और बाकी जो सीरीज है उनका इंफ्रारेड रीजन बताया, बट वो किसके लिए था, वो हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का था वो रीजन। बाकी के लिए रीजन क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चले आगे। तो अभी फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 40 करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 40।
तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो n+1 स्टेट मतलब n+1 ऑर्बिट से nth ऑर्बिट में जंप कर रहा है। तो जो रेडिएशन एमिट हुआ है या ये जो फोटोन एमिट हुआ है उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या होता है, इट इज c/λ, या हम बोल सकते हैं c×1/λ, ठीक है ना। 1/λ का फॉर्मूला पता है हमें, क्या है, r×z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ओके, सो उससे मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, c कर। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, तो इट इज c×r×z²। अच्छा n1 क्या है, सो लोअर ऑर्बिट जो है वो n है, और हायर ऑर्बिट क्या है, n2 होता है हायर ऑर्बिट, तो वो क्या है n+1, ठीक है। हायर ऑर्बिट है n+1, लोअर ऑर्बिट है यहाँ पर n, तो 1/n² माइनस 1/n+1 का स्क्वायर। ओके, ये आया हमारे पास। नाउ यहाँ पर उन्होंने एक और चीज दी हुई है कि n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ओके, सो उसका भी यूज करेंगे, कैसे करेंगे देखो। तो पहले ये देखो ये क्या आ रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है c×r×z² n+1 का स्क्वायर माइनस n² अपॉन n² इंटू n+1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने एलसीएम लिया है, तो ये आया c×r×z²। n+1 का स्क्वायर क्या हुआ, इट इज n² प्लस 2n+1 एंड माइनस n², ये आया डिवाइड बाय n² इंटू n+1 का स्क्वायर। अब देखो n² से n² क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा c×r×z², इसके अलावा 2n+1 बचा, नीचे क्या है, नीचे है n² इंटू n+1 का स्क्वायर। अब देखो, अब यूज किया जाएगा वो n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 पर। तो n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, तो देखो n 1 से बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि n जो है वो 1 से बहुत बड़ा है। तो अगर n 1 से बहुत बड़ा है तो n+1 जो है, n 1 से बहुत बड़ा है, तो n+1 में क्या कर सकते हैं, 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो 1 लाख जो है 1 से बहुत बड़ा है, ठीक है। तो 1 लाख प्लस 1 को हम ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हैं, 1 लाख ही बोल सकते हैं ना। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो n+1 में 1 को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, और 2n+1 में भी 1 को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों जगह 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो n+1 को n लिया जा सकता है। इसके अलावा 2n+1 जो है उसको क्या लिया जा सकता है, 2n लिया जा सकता है। यस लक्ष्मी बोलो। Sir, Om and Tanish is in waiting. They're asking for you to get. वो एडमिट कर लिया, एडमिट कर लिया। सो n+1 को n लिया जा सकता है, 2n+1 को हम क्या ले सकते हैं, वहां पर भी n को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो उसको सॉरी 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो उसको क्या ले सकते हैं हम, 2n ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को अगर हम यूज करेंगे तो क्या आएगा फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी विल बी, देखो ऊपर हमारे पास क्या बचा, 2n बचा, और नीचे मतलब ये वाले पार्ट में 2n बचा और ये वाले पार्ट में n, तो नीचे n का स्क्वायर और ऊपर 2n। तो क्या आएगा ये c×r×z² मल्टीप्लाई बाई 2n अपॉन नीचे आ गया n⁴। तो ऑब्वियसली एक n कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ठीक है। एक n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक n अगर हम कैंसिल आउट कर देंगे तो नीचे क्या बचेगा, n⁵ बचेगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2×c×r² अपॉन n⁵। तो ए ऑप्शन करेक्ट आ गया ना। Okay, so this was question number 40.
ठीक है, आगे चले। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पर एक टाइप के और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्पेक्ट्रम वगैरह में, कि हमारे पास मैक्सिमम कितनी लाइन आ सकती है। अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितनी लाइंस आ सकती है, ठीक है, या मैक्सिमम कितने फोटॉन्स एमिट हो सकते हैं। तो देखो क्या है, इसके लिए जस्ट ऐसे एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेंगे तो कितनी लाइन आई, एक लाइन ही आई ना। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो थर्ड ऑर्बिट से आ रहे हैं जंप करके, इलेक्ट्रॉन क्या है थर्ड ऑर्बिट से जंप करके मान लो फर्स्ट ऑर्बिट तक आ रहा है, तो कैसे आ सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकते हैं या स्टेप वाइज भी आ सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास देखो कितनी लाइन आ सकती है टोटल, तो टोटल हमारे पास 3 लाइन आ सकती है कि नहीं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ से आ रहे हैं, थर्ड से फर्स्ट ऑर्बिट तक आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट आ सकते हैं या फिर स्टेप वाइज आ सकते हैं, तो इस टाइप से 3 लाइन मिल सकती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहे हैं फोर्थ ऑर्बिट से, तो मैक्सिमम कितनी लाइन आ सकती है, तो कितनी लाइन आ सकती है, इतनी आएंगी ना, कितनी हो गई, 6 हो गई ना, तो मैक्सिमम कितनी लाइन्स आ सकती हैं, 6। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास हम लाइंस काउंट कर सकते हैं कि कितनी लाइंस हमें मिल सकती है मैक्सिमम। बट इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, तो हम फॉर्मूला बताएंगे, ये जो समझाने के लिए तुम्हें बता रहे थे हम कि मैक्सिमम कितनी लाइंस आ सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम लाइंस है जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करके आ रहे हैं, ठीक है। अगर सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो मैक्सिमम एक ही लाइन, अगर थर्ड से फर्स्ट में जंप करेगा तो ऑब्वियसली डायरेक्ट भी कर सकता है और स्टेप वाइज भी आ सकता है, इसलिए मैक्सिमम 3 लाइंस आ सकती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेंगे तो डायरेक्ट या स्टेप वाइज आएंगे, तो टोटल लाइंस मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, 6 मिल सकती है, ठीक है। तो जैसा हम बता रहे हैं यहाँ पर इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तुम अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है देखो, तो if electrons jump from higher orbit n2 to lower orbit n1, then maximum number of spectral line is equal to delta n into delta n plus 1/2। ये फॉर्मूला लगा देंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर डेल्टा एन क्या है, ऑर्बिट नंबर, मतलब इट इज n2 माइनस n1, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला लगा के देखो, तीनों में कहीं पे भी लगाओ, जैसे फर्स्ट वाले में डेल्टा एन क्या है, फर्स्ट वाले में डेल्टा एन 1 है, तो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1, तो आंसर हमारे पास देखो एंड में 1 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले में अगर तुम लगाओगे तो डेल्टा एन क्या है, 3 से 1 में आ रहा है ना, तो डेल्टा एन की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर अगर तुम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एन इज n2 माइनस n1, तो डेल्टा एन अगर हमें पता है तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बता सकते हैं कितनी आए, ठीक है। नाउ ये फॉर्मूला जो है ये तो किसी भी ऑर्बिट से किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर हमारे पास लोअर ऑर्बिट 1 है, मतलब ग्राउंड स्टेट है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाएगा। मतलब ऐसा है कि if electrons jump from higher orbit to ground state, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब लोअर ऑर्बिट क्या हो गया, 1 हो गया, ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है ना। तो if electrons jump from higher orbit to ground state, then maximum number of spectral line तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है अभी देखो कितनी आ सकती हैं, तो यहाँ पर आएंगी n इंटू n माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, देखो हायर ऑर्बिट को हम ले लेंगे n और लोअर ऑर्बिट हो गया 1, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा एन क्या हो गया,
यहाँ पर एक्चुअली डेल्टा एन जो है वो हो गया n-1। तो अगर तुम n-1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हो इस वाले फॉर्मूले में, डेल्टा एन की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करते हो, n-1, तो हमें नीचे वाला जो फॉर्मूला यही मिल जाता है। कौन सा वाला फॉर्मूला, यही मिलेगा। ओके, सो अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से, जो कि n हो गया ऑर्बिट नंबर, उससे ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो। वैसे ऊपर वाला फॉर्मूला तो हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे किसी से भी किसी ऑर्बिट में जंप कर रहा हो, ठीक है। अगर हायर से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो भी हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल। बट ग्राउंड स्टेट के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, सो अभी एक क्वेश्चन है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का ही, 38 वो कर लेना इसके बाद। ठीक है, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 38 करो इसके बाद। यस करेक्ट है।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 38 में हमें बोला है कि N2 से N1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। हायर ऑर्बिट N2, लोअर ऑर्बिट N1 है, उससे मतलब N2 से N1 में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। सो मैक्सिमम कितनी लाइंस आ सकती है हमें निकालना है, लेकिन हमें N2 और N1 दोनों की वैल्यू नहीं पता। वो मिल सकता है यूजिंग इक्वेशन। इक्वेशन हमें क्या दिया है, इक्वेशन दिया है ट्वाइस N2 प्लस 3N1 इज इक्वल टू 18, एंड दूसरा इक्वेशन है ट्वाइस N2 माइनस 3N1 इज इक्वल टू 6। तो ऑब्वियसली दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 4N2 क्या मिला, 24, है ना। सो N2 की वैल्यू क्या आ गई, N2 की वैल्यू आ गई 6। इसके अलावा अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी में भी तो N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो व्हाट इज डेल्टा एन, डेल्टा एन आ गया अपने पास 6 माइनस 2 दैट इज 4। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने हुए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है अपने पास आ गए डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1, मतलब 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10। ओके, सो हमारे पास आंसर यहाँ पर क्या होगा, 10। क्लियर है सबको। ओके, नाउ आगे चलते हैं। सो ये हमारे पास था एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाला पार्ट। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल। तो नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल। तो इसका मेन ड्रॉबैक क्या है, जल्दी देखो तीर। तो मेन ड्रॉबैक इसका है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, मतलब जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी के लिए नहीं कर सकते। मतलब हीलियम पॉजिटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं बट हीलियम के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए कर सकते हैं बट लिथियम के लिए नहीं।
So it is only applicable for unielectronic species. इसके अलावा इसने ये बताया था कि यार जो एंगुलर मोमेंटम मतलब एमवीआर जो है वो ns/2 होता है। हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, बट ये क्यों होता है इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो नो एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम was given। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड क्यों है, मतलब mvr इज इक्वल टू ns/2 क्यों है, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके अलावा देखो क्या है, जब हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो स्प्लिट हो जाती है। अब ये क्यों स्प्लिट हो रही है इस चीज को नहीं बता पाया था बोथ। तो फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपेरिमेंट जो है ये किया था स्टार्क ने, तो उसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास स्प्लिटिंग होती है। मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सपेरिमेंट है ये किया था जी मैन ने, तो उसे हम बोलते हैं जी मैन इफेक्ट। ठीक है, तो फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय बोर्स मॉडल। ठीक है, तो वो क्यों हुआ ऐसा, इस चीज को बोर नहीं समझा पाया। लिखो फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? यस, वो स्टार्क है, STARK, स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट जो इसको बोर मॉडल नहीं समझा पाया, ऑब्वियसली ये क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा आगे हमारे पास एक प्रिंसिपल आएगा, मतलब दो प्रिंसिपल और आएंगे, एक होगा डी ब्रॉगली प्रिंसिपल, एक होगा मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल, सॉरी ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उनको भी ये नहीं बता पाया। तो नेक्स्ट है बोर्स मॉडल। was not in accordance with de Broglie dual nature principle। तो डी ब्रॉगली जो है उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है इसका वेव कैरेक्टर भी होगा, बट जो बोर है उसने एज ए पार्टिकल ही ट्रीट किया। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स
like electrons have significant wave nature also, but Bohr has treated electron as a particle only. ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाला ड्रॉबैक था। डी ब्रॉगली बोलता है कि हमारे पास कोई भी छोटा पार्टिकल है, अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब बहुत छोटा पार्टिकल है, तो उसका वेव कैरेक्टर भी होगा और पार्टिकल भी होगा, ठीक है। बट बोर ने एज ए पार्टिकल ही इलेक्ट्रॉन को ट्रीट किया, उसको वेव माना ही। तो इसको डिटेल में हम डी ब्रॉगली वाले को बाद में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हम डी ब्रॉगली वाला ही लेंगे बाद में, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे। लिख लिया सबने? लक्ष्मी, ऐसा नहीं कि पूरी तरह इरिलीवेंट था, यूनिइलेक्ट्रॉनिक के लिए फिर भी ठीक है वो मॉडल, बाकी के लिए इरिलीवेंट हो जाता है। But Bohr has treated electron as a particle only. लिख लिया सबने? नाउ लास्ट वाला ड्रॉबैक। तो लास्ट वाला ड्रॉबैक क्या था? तो बोर्स मॉडल was not in accordance with Heisenberg uncertainty principle. तो हाइजेनबर्ग क्या बोलता है? तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, it is impossible to determine exact position and momentum मतलब मास इंटू वेलोसिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, बहुत छोटा पार्टिकल अगर कोई है तो उसका एग्जैक्ट वेलोसिटी मतलब एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। लेकिन क्या है, बोर ने तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था ना इलेक्ट्रॉन का, मतलब वो मोमेंटम बता रहा है। इसके अलावा रेडियस का फॉर्मूला भी डिराइव किया था ऑर्बिट का, और रेडियस में इलेक्ट्रॉन है, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन भी बता रहा है। ठीक है, बट बोर हैज डिराइव्ड फॉर्मूला ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो बोर ने क्या है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताया एंड वेलोसिटी बताया। तो वेलोसिटी बताया तो ऑब्वियसली मोमेंटम भी बता रहा है। बट हाइजेनबर्ग क्या बोलता है कि अगर बहुत छोटा पार्टिकल है तो उसका हम एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम नहीं बता सकते, उनमें क्या रहता है, एरर रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था लास्ट ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। होमवर्क नोट करो। सो होमवर्क जो है मेंस का है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का 37 to
49 एंड एडवांस जो है उसका है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव 37 to 49। इसके अलावा फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव जो है उसमें 5 to 16। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क रहेगा। लक्ष्मी, बोर्स मॉडल कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते। करेंटली हम एक्चुअली यूज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ही करते हैं, बट क्या है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डायरेक्टली नहीं आ गया ना, धीरे धीरे आया। पहले मतलब रदरफोर्ड तक तो कोई मतलब मॉडल्स थे, उनका कोई मतलब ही नहीं था। मेन मॉडल अपने पास बोर वाला ही था। ठीक है, बोर ने काफी हद तक चीजें हमें करेक्ट बताई थी, तो इसलिए हम बोर वाला मॉडल फिर भी यूज कर लेते हैं, बट बाकी मॉडल यूज नहीं करते। ठीक है, बोर्स के बाद डायरेक्ट हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ओके, सो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। होमवर्क नोट कर लो। ओके, बाय, टेक केयर।